वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने भूचुंबकत्व कंप्लीट किया था, पृथ्वी के चुंबकत्व को समझा था, उनके कारणों को जाना था, उनसे संबंधित कुछ टॉपिकों का अध्ययन किया था। वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब आज की क्लास में हम लोग चुंबकीय पदार्थों का अध्ययन करेंगे। चुंबकीय पदार्थ कौन कौन है, उनकी विशेषता क्या है, उनकी खासियत क्या है, उनमें अंतर क्या है, बहुत जो भी है चुंबकीय पदार्थों से संबंधित आज का क्लास होगा। ध्यान दीजिए, आज का क्लास चुंबकीय पदार्थ पर जाने से पहले उन पदार्थों से संबंधित कुछ चुंबकीय परिभाषाओं को जानना होगा। 4 मुख्य परिभाषाएं हैं, मेरी बात ध्यान देना। चुंबकीय पदार्थों पर जाने से पहले उन पदार्थों के बारे में कुछ चुंबकीय राशियों को समझना होगा। पदार्थ नहीं, अभी राशि की बात करेंगे जो चुंबक में आएंगे। पदार्थ पर बाद में चलेंगे, पहले इसको समझ लेंगे, चुंबकीय राशियों को समझ लेंगे, तब चुंबकीय पदार्थ की तरफ बढ़ेंगे। 4 राशियां हैं जो चुंबकीय पदार्थों को परिभाषित करती हैं, चुंबकीय पदार्थों में सम्मिलित होती हैं। पहला, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H। दूसरा है चुंबकीकरण की तीव्रता I। तीसरा है चुंबकीय सुग्राहिता और चौथा है चुंबकीय पारगम्यता। 4 राशियां कौन कौन, नाम नोट करिए। नंबर 1 चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, नंबर 2 चुंबकीकरण की तीव्रता, नंबर 3 चुंबकीय सुग्राहिता और नंबर 4 चुंबकीय पारगम्यता। ये 4 भौतिक राशियां हैं जो चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या करेंगी। तो पहले इन चारों को जान लेते हैं, उसके बाद चुंबकीय पदार्थों की तरफ चलेंगे। तो चलिए, नंबर 1 चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। हमने पहले से डिफिनेशन लिख दिया ताकि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। क्या बोला गया, इसको जानने से पहले ठेठ भाषा में समझो। चुंबकन क्षेत्र, ये देखो, चुंबकन क्षेत्र चुंबकीकरण का क्षेत्र, चुंबकीकरण की तीव्रता। चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीकरण क्षेत्र क्या है, एक दूसरे एग्जाम्पल से समझो। हम तुमको 10 रुपया दिए। कितना दिए? 10 रुपया। अब इस पर एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, जवाब देना। 2 तरह के यहां प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमने तुमको कितना रुपया दिया? हमने तुमको कितना रुपया दिया? 10 रुपया। नंबर 2, तुमने हमसे कितना रुपया लिया? 10 रुपया। यहां समझने वाली बात यह है कि दोनों परिस्थितियों में आंसर 10 ही है। अंतर है, एक बार हमसे पूछा गया है, एक बार आपसे पूछा गया है। यही बात समझना है। ये चुंबकीय पदार्थ है, ये चुंबकीय पदार्थ है और यह चुंबक। तो यह चुंबक, इस चुंबक को यह चुंबकीय पदार्थ आकर्षित करता है, या इस चुंबकीय पदार्थ को यह चुंबक आकर्षित करता है। तो एक बल लगाएगा, तो ये जो इस पर बल लगाएगा, एक चुंबक चुंबकीय पदार्थ को जिस बल द्वारा खींचेगा, चुंबकन क्षेत्र। और ये पदार्थ क्या हो रहा है? चुंबकीकरण हो रहा है, उसकी ओर खींचे चला जा रहा है, तो चुंबकीकरण का क्षेत्र। हमने खींचा, चुंबकन क्षेत्र। आप खींचे चले आए, चुंबकीकरण का क्षेत्र। अंतर एक ही है। एक बार हमारे से उत्तर पूछा जा रहा है, एक बार आपसे उत्तर पूछा जा रहा है। दोनों एक ही है, ध्यान से समझने वाली बात है। और अंत में निष्कर्ष पर आएंगे कि दोनों एक ही है। चलिए, परिभाषा क्या है, इसको भौतिकी में परिभाषा कैसे देंगे, वो तो हम लोग का उदाहरण वाला परिभाषा था कि वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें रखने पर कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाए, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें रखने पर कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय हो जाए, उसकी ओर आकर्षित हो जाए, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। और इसकी तीव्रता को, उस बल को जिस बल द्वारा वो आकर्षित होंगे, चुंबकीकरण की तीव्रता कहते हैं। इसको कैपिटल H से डिनोट करेंगे, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल H से सूचित करेंगे, और इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। इसका अलग से कोई सूत्र नहीं है। नंबर 2 चुंबकीकरण की तीव्रता I। वह सीमा जहां तक कोई पदार्थ खींचा चला जाता है, जहां तक एक चुंबकीकरण क्षेत्र में रखे पदार्थ का चुंबकीकरण किया जा सके, खींचा जा सके, क्या कहलाता है? चुंबकीकरण की तीव्रता कहलाता है। इसे I से सूचित करते हैं, और इसका भी मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। हमने पहले ही कहा था कि इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर। देखो, इसका भी एम्पियर प्रति मीटर, इसका भी एम्पियर प्रति मीटर है, तो दोनों एक ही ना।
जैसे 11th क्लास में हमने पढ़ा था अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल, एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर था, तो दोनों वही mv²/r, यहाँ भी वही है। अब देखो, इस चुंबकीकरण की तीव्रता को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूला को भी जान लें। किसी पदार्थ की चुंबकीकरण की तीव्रता पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। एकांक आयतन पर जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो चुंबकीकरण की तीव्रता I कहलाएगा। तो चुंबकीकरण की तीव्रता I बराबर एकांक आयतन, तो आयतन से भाग दे दीजिए, m चुंबकीय आघूर्ण m × 12, और आयतन अनुप्रस्थ परिच्छेद गुणे लंबाई, तो द्विध्रुव की लंबाई 12 होती है, तो ये 12 कट जाएगा। m/a, m क्या है? ध्रुव प्रबलता, a क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर, क्षेत्रफल का मीटर², एक ये से कट जाएगा, एम्पियर/मीटर, और इसका भी एम्पियर/मीटर, तो दोनों का मात्रक एक ही होता है। एक चुंबक के लिए चुंबकन क्षेत्र, एक पदार्थ के लिए चुंबकीकरण का क्षेत्र। बात समझ में आया? तो 4 हमने बताया था चुंबकीय पदार्थों से संबंधित। पहला, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीकरण की तीव्रता, चुंबकीय सुग्राहिता और चुंबकीय पारगम्यता। तो 4 में तो 2 जान लिए, चलिए बाकी इन 2 को समझते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद बताते हैं। चलिए, जो आज हम लोग का तीसरा टॉपिक है वो चुंबकीय पारगम्यता, म्यू से सूचित करते हैं। चुंबकीय पारगम्यता म्यू, या चुंबकशीलता म्यू, बायो सावर्ट के नियम में म्यू आया था, उसको जानते हैं क्या है? वह सीमा जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं किसी पदार्थ में प्रवेश कर जाती हैं उस पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता कहलाती हैं। इसे म्यू से सूचित करते हैं। यह पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबकन क्षेत्र H की तीव्रता के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात म्यू बराबर चुंबकीय क्षेत्र B बटा में चुंबकन क्षेत्र H, B/H म्यू होगा। B बराबर म्यू H, तिरछे गुणा करा दीजिए तो क्या हो जाएगा? इसका टेस्ला होता है और इसका एम्पियर प्रति मीटर होता है, तो टेस्ला बटा में एम्पियर प्रति मीटर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, तो ये चुंबकीय सुग्राहिता का मात्रक हो जाएगा। अब चाहो तो इसे बीमा भी निकाल सकते हो। तो चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता म्यू क्या होता है? वह सीमा एक रेंज होता है यहाँ से यहाँ तक, वह सीमा जहाँ तक चुंबकीय बल रेखाएं किसी पदार्थ में प्रवेश कर जाती हैं। मतलब इसके बाहर जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जाओगे तो कोई रेखा, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, वो तो जो भी होगा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही होना है। तो इस क्षेत्र को, इस सीमा को क्या कहते हैं? चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता म्यू से सूचित करते हैं। और म्यू पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र B और चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात के बराबर होता है। म्यू बराबर B/H, B बराबर म्यू H, मात्रक निकाल सकते हो। ध्यान देना, कहीं इस आवश्यकता हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे कि म्यू बराबर B/H, अर्थात B बराबर म्यू H। चौथी जो राशि है चुंबकीय सुग्राहिता या प्रवृत्ति, ये काई होता है, ये काई से सूचित करते हैं। एक्स तो ऐसे लिखते हैं ना, एक्स का ये वाला सिरा बड़ा कर देते हैं, स्मॉल एक्स लिखना है लेकिन बाहर वाला सिरा बड़ा कर दीजिए, अंदर वाला सिरा छोटा कर दीजिए। यह ग्रीक भाषा का शब्द है काई, इसको काई पढ़ते हैं। चुंबकीय सुग्राहिता या प्रवृत्ति को काई से डिनोट करते हैं। परिभाषा क्या हुआ? यह किसी पदार्थ का एक गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर पदार्थ के चुंबकन को दर्शाता है। पदार्थ किस गुण से चुंबकित हो जा रहा है? तो चुंबकीय प्रवृत्ति के कारण, चुंबकीय सुग्राहिता के कारण। अर्थात किसी पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता शून्य हो तो वह चुंबक की ओर कभी आकर्षित नहीं हो सकता। चुंबक की ओर आकर्षित होता है क्योंकि उसके अंदर एक गुण होता है जिसको हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। इसको काई से सूचित करते हैं। और यह चुंबकीकरण I होता है और चुंबकन क्षेत्र A होता है। I और H के अनुपात के बराबर होता है। जो पिछला 1 और 2 हमने पढ़ा था वह I/H को काई कहते हैं। तो दोनों का तो मात्रक एक ही था, एम्पियर प्रति मीटर, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यह मात्रकहीन है तो बीमाहीन, यह मात्रकहीन तथा बीमाहीन होता है, अर्थात यह एक संख्या है। तो बच्चा लोग 4 हमने राशियों को कंप्लीट कर लिया। पहला चुंबकन क्षेत्र H,
नंबर 2 चुंबकीकरण का क्षेत्र I, नंबर 3 चुंबकीय पारगम्यता म्यू और नंबर 4 चुंबकीय सुग्राहिता काई। अब इनमें कुछ संबंध भी है, इन राशियों में संबंध भी जानेंगे कि क्या होगा। इसको मिटाते हैं। तो अभी हमने लोग ने 4 टॉपिकों को समझा। पहला, चुंबकन क्षेत्र H चुंबक के लिए होगा, चुंबकीकरण का तीव्रता I पदार्थ के लिए होगा, तीसरा चुंबकीय पारगम्यता म्यू और चौथा चुंबकीय सुग्राहिता काई। सुग्राहिता एक गुण है जो चुंबकन को दर्शाता है, किसी पदार्थ की ओर आकर्षित कोई वस्तु हो रहा है तो जिस पदार्थ का काई जितना अधिक होगा वह उतनी शीघ्रता से चुंबक की ओर आकर्षित होते जाएगा। ये ध्यान रखे रहना है, क्योंकि ये चुंबकन की गुण को ही दर्शाता है। चुंबक की ओर आकर्षित होने के गुण को ही चुंबकीय सुग्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति काई कहते हैं, यह गुण है। अब इनके बीच एक संबंध है, चुंबकीय पारगम्यता म्यू और चुंबकीय सुग्राहिता काई के बीच संबंध है। इस संबंध को जानने के लिए हमें कुछ बातों को समझना होगा, वो समझ लेंगे तो आसानी से इस संबंध को हम लोग साबित कर सकते हैं। अब यहाँ एक वस्तु रखी गई है, चारों तरफ वायु है, तो इस पदार्थ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होगा? B बराबर, इस पदार्थ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र B कितना होगा? तो वायु के कारण चुंबकीय क्षेत्र BO कह लिए, और इस पदार्थ, हर पदार्थ के अंदर भी तो चुंबकत्व का गुण होता है, तो इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र B मटेरियल कह लो M। तो किसी पदार्थ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B0 निर्वात के चलते आप प्लस BM मटेरियल यानी पदार्थ के चलते। तो किसी पदार्थ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो उसके बगल के माध्यम के कारण चुंबकीय क्षेत्र और प्लस उस पदार्थ के अपने चुंबकत्व के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के सदिश योगफल के बराबर होगा, इन दोनों के परिणामी योग के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? हम जानते हैं कि किसी पदार्थ का कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्वात या वायु के कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा उस पदार्थ के चुंबकत्व के कारण चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होता है। तो ध्यान देना बच्चा लोग, अभी हम लोगों ने समझाया कि यहाँ पर एक पदार्थ है, एक मटेरियल है M, तो इस पदार्थ का कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो बगल का माध्यम वायु, तो वायु के चुंबकीय क्षेत्र BO और इस पदार्थ के अपने स्वयं के चुंबकत्व BM, इन दोनों के योग के बराबर अर्थात इस पदार्थ का कुल चुंबकत्व होगा। यही बात हमने यहाँ लैंग्वेज में भी लिख दिया है, इसको समझा दिया है। अब थोड़ा ध्यान देना, ये निर्वात योग के लिए है, जहाँ BO बराबर, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी, म्यू बराबर B बटा H, तो B बराबर म्यू H, तो म्यू 0 है तो B 0 है तो म्यू 0, और यह वायु H, BM ये पदार्थ की बात कहा जा रहा है, तो पदार्थ का चुंबकत्व म्यू 0 रख लीजिए
और ये हो जाएगा आई। उस पदार्थ का अपना गुण चुंबकीकरण होता है। हमने आई और एच बताया। चुंबक जो बल से खींचे वह एच, और पदार्थ जो खींचा जाए चुंबकीकरण हो वह आई, है ना। पदार्थ की बात होगी तो आई की बात होगी। तो ये देखो, ये तो पदार्थ है, मटेरियल ना, तो इसमें आई लिखा जाएगा। देयरफॉर बी बराबर वी जीरो, निर्वात के चलते म्यू जीरो एच प्लस म्यू जीरो आई, बी बराबर म्यू जीरो कॉमन कर लो एच प्लस आई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब यहां से हमें क्या लाना है, म्यू लाना है और काई लाना है। म्यू तो आ गया है, काई नहीं आया है। काई कब आता है, जब काई बराबर क्या हो, आई बटा एच हो। आई बटा एच आ जाए तो उसको हम लोग काई लिख सकते हैं ना, चुंबकीय सुग्राहिता काई। तो आई तो यहां है लेकिन बटा में एच नहीं है, तो लाओ बटा में एच लाओ, तो एच कॉमन कर लो। तो B बराबर म्यू जीरो, एच कॉमन कर लेते हैं। एच कॉमन कर लिए तो यहां से एच कॉमन कर लिए तो क्या बचा 1, अब प्लस यहां से एच, आई से एच कॉमन करेंगे तो आई बटा में एच, जहां आई बटा एच। अब B बराबर म्यू एच, जहां B बराबर क्या होता है म्यू एच, और आई बटा एच क्या होगा काई, सुग्राहिता काई। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बी की जगह म्यू एच, म्यू जीरो एच 1 प्लस आई बटा एच क्या हो गया काई हो गया। एच से एच, म्यू बराबर म्यू जीरो 1 प्लस काई, इसको बटा में लाओ 1 प्लस काई। ये क्या होता है याद है, म्यू बटा म्यू जीरो बराबर म्यू आर। हम लोग यहाँ पढ़े थे एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन जीरो, ये पढ़े थे ना। तो वही तुलना करना है सापेक्षिक, तो ये निरपेक्ष बटा में वायु या निर्वात बराबर सापेक्षिक। ये क्या है, सापेक्षिक पारगम्यता, मतलब किसी के सापेक्ष, सापेक्षिक पारगम्यता। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर म्यू आर बराबर 1 प्लस काई। यह चुंबकीय सुग्राहिता काई और चुंबकीय पारगम्यता म्यू के बीच में अभिष्ट संबंध है। यही फॉर्मूला हमें साबित करना था। फिर से एक बार रिपीट कर ले, इसको समझ लेते हैं कि किसी पदार्थ का कुल चुंबकीय क्षेत्र की गणना हम कैसे कर सकते हैं। तो ये पदार्थ है, उसके अगल बगल वायु, तो वायु के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्लस उस पदार्थ का अपना, वायु का तो होगा ही, हर पदार्थ का अपना चुंबकत्व भी, तो उस पदार्थ का अपना बी मटेरियल पदार्थ के कारण, बी ओ निर्वात म्यू जीरो एच, बी एम म्यू जीरो आई, पदार्थ का अपना जब हो तो चुंबकीकरण की तीव्रता आई होता है। बी बराबर म्यू जीरो एच म्यू जीरो आई, म्यू जीरो कम की एच प्लस आई। आई आया है, सुग्राहिता काई लाना है, तो काई कब आता है जब आई बटा एच हो। तो बटा एच लाने के लिए एच कॉमन कर लो, इसमें से इन दोनों राशियों में से एच कॉमन कर लो, एच कॉमन कर लो, एच कॉमन करिए तो 1, और आई में से एच कॉमन हुआ तो आई बटा एच। आई बटा एच क्या हो गया काई, और बी बराबर म्यू एच होता है, अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ाया था। बी बराबर म्यू एच और आई बटा एच बराबर काई, तो म्यू एच म्यू जीरो एच 1 प्लस काई, ये कट गया, ये बटा में आया। ये सापेक्षिक चुंबकशीलता होता है। विद्युत में भी हमने पढ़ा था सापेक्षिक वैद्युतशीलता एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन जीरो, निरपेक्ष परावैद्युतांक बटा में निर्वात या वायु का परावैद्युतांक, निरपेक्ष चुंबकशीलता बटा में निर्वात या वायु के चुंबकशीलता बराबर सापेक्षिक पारगम्यता म्यू आर। तो म्यू आर बराबर 1 प्लस काई। यह वह संबंध है जिसकी हमें आवश्यकता था। तो ये कुछ भूमिकाएं थी जो हम लोग चुंबकीय पदार्थों के बारे में जानना था। अब आते हैं असली मुद्दे पर, चुंबकीय पदार्थ पर। चलिए इसको मिटाते हैं, चुंबकीय पदार्थों के बारे में जानते हैं।
चलिए बच्चों, अगले टॉपिक की तरफ आए। तो अभी तक हम लोगों ने चुंबकीय पदार्थों को जानने के लिए चुंबकीय राशियों को समझ लिया। 4 राशियों को समझा: चुंबकीकरण, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय सुग्राहिता। उनमें संबंध भी हमने साबित कर लिया। अब असली मुद्दे पर आ जाते हैं, पदार्थ। एक्चुअली क्या हुआ, फैराडे ने, किसने? फैराडे ने हर पदार्थ को, जितने तत्व हैं आपके केमिस्ट्री में, उन सबको बारी बारी से चुंबक के पास ले गया और उसने पाया कि ये सभी पदार्थ 3 तरह का व्यवहार दिखाते हैं। इस प्रकार फैराडे ने चुंबकीय पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया। फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर चुंबकीय पदार्थों को तीन वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से? पहला, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरा अणु चुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो फैराडे ने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? बिल्कुल सिंपल था। एक शक्तिशाली चुंबक ले लिया, या चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र 2 अलग राशियां हैं। चुंबक भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और विद्युत धारा भी चुंबकीय। विद्युत धारा जो चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, वहां कोई चुंबक नहीं होता। तो चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है और बिना चुंबक के भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑस्टेड के प्रयोग में हमने पढ़ा था। वहां चुंबक जैसा व्यवहार, वहां एक चुंबक होता है, अदृश्य चुंबक। तो पदार्थों को फैराडे ने बारी बारी से किसी चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबक के पास ले गया, चुंबक के पास और चुंबकीय क्षेत्र में बारी बारी से ले गया, और उसने पाया कि सभी पदार्थ 3 तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इस तरह फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर जितने पदार्थ हैं आपके केमिस्ट्री में, जितने, उनको 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरा अणुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब इन तीनों को बारी बारी से समझना है कि ये तीनों क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके उदाहरण क्या हैं, ये समझेंगे। अब इस क्लास में इनको जानने लगेंगे तो 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो जाएगा। इस क्लास में इतने रहने देते हैं। अगले क्लास में इन तीनों पदार्थों की बारी बारी से विधिवत विवेचना करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।